क्या हाल चाल हैं आपके। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर एटॉमिक रेडियस के बारे में। एटॉमिक रेडियस बेसिकली एक एटम के साइज़ को डिफ़ाइन करता है। तो और एटम के साइज़ जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी एक एटम की केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए। इस वजह से हमें इन चीज़ों को डिस्कस करना होता है। अब रेडियस की जब हम बात करते हैं, रेडियस सिंपल अगर हम वर्ड में इसकी एक मीनिंग देखें तो ये एक डिस्टेंस है। एटॉमिक रेडियस में बेसिकली क्या होता है बच्चों कि हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस और उसके इर्द गिर्द मौजूद जो शेल होते हैं, जो ऑर्बिट जिन्हें आप कहते हो, उनके दरमियान जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उसमें जो सबसे लास्ट शेल होता है जिसे हम वैलेंस शेल कहते हैं, उस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस कहते हैं। ठीक है जी। एटॉमिक रेडियस की हम जब भी बात करते हैं, एक बार रिपीट कर रही हूँ कि द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। अब आपने क्या इसमें अब ये रेडियस जो है वो बहुत चेंज होता है, वेरिएबल होता है। ये किस तरह से चेंज होता है कि इसमें एक इधर यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में एक शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाती है। यहाँ पे एक शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। वो शील्डिंग इफेक्ट जो है वो रेडियस के अंदर वेरिएशंस का रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि जो आपकी जो रेडियस है उसमें जो चेंजेस आती हैं, सम टाइम रेडियस आपका इंक्रीज हो जाता है, सम टाइम रेडियस आपका डिक्रीज हो जाता है, तो वो जो रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए ये शील्डिंग इफेक्ट रिस्पॉन्सिबल है। ये किस तरह से क्रिएट होती है। एक्चुअली ये जो शील्डिंग इफेक्ट है, ये जो जितना भी आपका पॉजिटिव चार्ज है जो न्यूक्लियस में मौजूद है, इसको कवर करने के लिए जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक शील्ड क्रिएट कर लेते हैं टुवर्ड्स आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि जो अंदर वाले शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक शील्ड क्रिएट करेंगे न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, जिससे जो न्यूक्लियस का पावर है, न्यूक्लियर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, वो कम हो जाता है जो आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी तरफ, जिसकी वजह से उनको बाहर लेकर आना, बाहर से उनको गेन करना, एक्सेप्ट करना बहुत ईजी हो जाता है। यही रिस्पॉन्सिबल होती है कि एक रेडियस के अंदर चेंजेस आती हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं कि एटॉमिक रेडियस की, तो हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी अभी तक पोजीशन हमें अभी तक हमारा ये एक कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉनिक वेव है तो उसकी फिक्स पोजीशन नहीं है कि वो यहाँ पे यानी कि हम उसका रेडियस मालूम, पर्टिकुलरली रेडियस हम उसका मालूम नहीं कर पा रहे होते हैं। ठीक है। तो हम एटॉमिक रेडियस की कुछ यहाँ पे टाइप्स अगर हम उससे कह दें, ठीक है, उसकी कुछ और मतलब हम उनको कंबाइन स्टेट में हम उसको डिस्कस करते हैं। तो हम एटॉमिक रेडियस को सबसे पहले डिस्कस करते हैं कोवेलेंट रेडाई के अंदर। कोवेलेंट रेडाई यानी कि ये एक कंबाइंड स्टेट आ गई है। ठीक है। यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। कोवेलेंट बॉन्ड में आपको पता है कि म्यूचुअल शेयरिंग होती है, अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन सिमिलर और डिसिमिलर एटम। ठीक है। और उनके दरमियान जो एटम बनेगा और वो आपस में एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे, और जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के जो शेल्स, एटम्स के जो शेल्स हैं सॉरी, वो ओवरलैप कर जाते हैं। यानी कि एक न्यूक्लियस, एक एटम, उसका दूसरा न्यूक्लियस, और इनके शेल आपस में ओवरलैप कर गए हैं। ठीक है। अब आपने कोवेलेंट रेडाई में क्या करना होता है, न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस आपने डिस्टेंस को मेजर करना है। आपने एक कोवेलेंट कंपाउंड में, एक कोवेलेंट एटम के अंदर, कोवेलेंट मॉलिक्यूल के अंदर आपने दोनों एटम के न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको आपने मेजर करना है, वो आपका कहलाता है कोवेलेंट रेडाई। तो जो है हम इसको रिप्रेजेंट जो है हम कोवेलेंट को करते हैं रेडियस से। रेडियस को आप आर से रिप्रेजेंट करते हैं और सी मीन्स कोवेलेंट। और आपने क्या करना है कि आपने डी डिस्टेंस उसको आपने 2 से डिवाइड कर देना है। तो इस तरह से आप एक कोवेलेंट रेडाई का जो है रेडियस यानी रेडाई मालूम कर सकते हैं। ये आपकी हो गई फर्स्ट टाइप, आप इसको कह दो, फर्स्ट एग्जांपल आप इसको कह दो। ठीक है, एटॉमिक रेडियस। उसके बाद हम जो है वो डिस्कस करते हैं सेकंड हमारा रेडाई जो है हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं एक मेटालिक रेडियस। सेकंड हमारे पास है मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस
मेटालिक रेडियस यानी कि मेटल्स आपको पता है किस तरह से बनते हैं कि जब आपके पास सेम एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, सेम एटम कंबाइन होते हैं, मेटल बनता है, उनके दरमियान एक बॉन्ड क्रिएट हो जाए जिससे एक मेटालिक बॉन्ड क्रिएट होता है तो मेटल्स बन जाते हैं। और उन एटम्स के दरमियान जो रेडियस होता है हम उसको कहते हैं मेटालिक रेडियस। मेटल्स एक क्लस्टर फॉर्म में होते हैं, लाइक इस तरह से सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के एक क्लस्टर की फॉर्मेशन करते हैं, इस तरह से ये क्लस्टर की फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा जी, मेटालिक रेडियस मेटल्स से बन के जाहिर है उनमें जो बॉन्ड है वो मेटालिक बॉन्ड है, तो ये क्लस्टर में मौजूद होते हैं। मेटल जो मेटालिक होते हैं उनके अंदर एक करेक्टरिस्टिक होती है, वो लाइक एक गैस इलेक्ट्रॉन की तरह होते हैं, यानी कि जो इनके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, जो इसके इन सब के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सेम एटम में आपस में कंबाइन हो रहे हैं। इन सब के जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे फ्रीली मूवमेंट कर रहे हैं। तो ये जो इसका जो इलेक्ट्रॉन है, अगर हम इसको लेकर आए यहाँ पे, इसने इसको भी ज्वाइन किया और इसको भी ज्वाइन किया हुआ है, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन इस टुवर्ड्स इसकी तरफ भी अट्रैक्शन है और इसकी तरफ भी अट्रैक्शन है, इसने इन दोनों को जो वो कनेक्ट किया हुआ है। तो इस तरह से वो एक क्लस्टर फॉर्म में एक स्टेट में पाए जाते हैं। तो अब यहाँ पे जो हम बात करते हैं मेटालिक रेडियस के अंदर जो सेम एटम होते हैं उनकी आपस में बाउंड्रीज टच होती हैं, यानी कि बाउंड्री टच होते हैं। कोवलेंट में क्या होता है, वो ओवरलैप कर जाते हैं उनके शेल्स, और यहाँ पे उनके शेल्स की जो बाउंड्रीज हैं वो सब आपस में एक दूसरे से टच करती हैं। अब आपने इनके जो न्यूक्लियस है दोनों का, उनके दरमियान रेडियस को मेजर करना है। तो इस तरह से आपका एक मेटालिक रेडियस सामने आ जाता है, ठीक है। और इसको आप जो है वो रिप्रेजेंट करते हो आर से, रेडियस, और मेटालिक हम यहाँ पे एम शो करते हैं और बराबर होता है d/2 के। इस तरह से आप उसका मेटालिक रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी के साथ आपके साथ में एक और चीज़ डिस्कस करूँगी। थर्ड हमारे पास जो रेडियस हम बात कर रहे होते हैं, ये हमारे पास एक एक्सेप्शनल केस में भी आ जाता है जिसकी हम बात करते हैं हमारे पास वैन डर वाल रेडियस। वैन डर वाल रेडियस, ठीक है, वैन डर वाल रेडियस। वैन डर वाल रेडियस की जब हम बात करते हैं तो ये क्या होते हैं कि मॉलिक्यूल्स में मौजूद होता है। यहाँ पे आप इसमें एक पॉइंट लिख लें, इट्स अबाउट मॉलिक्यूल्स। मैं यहाँ पे ये लिख देती हूँ, यानी ये किसी एटम के अंदर मौजूद नहीं होता कि एक एटम है और दूसरा एटम है, हमने उसका रेडियस मालूम कर लिया, जैसे हमने कोवलेंट में देखा, जैसे हमने मेटालिक रेडियस में देखा। नहीं, इसमें क्या होता है कि ये एक मॉलिक्यूल्स में होता है, यानी कि आपके पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, सेम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। यानी कि H2 और H2, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, दूसरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और उनके दरमियान जो रेडियस होगा तो उसके अंदर हम फाइंड आउट करेंगे किसको, वैन डर वाल रेडियस, उसमें हम डिस्कस करेंगे। अब बात यहाँ पे ये आती है कि ये वैन डर वाल जो रेडियस होते हैं, मॉलिक्यूल्स आपस में इतने ज़्यादा पास नहीं आते, ना ओवरलैप तो बिल्कुल भी नहीं करते, और उनकी बाउंड्रीज भी टच नहीं होती, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में स्टेबिलिटी है इनके अंदर, तो ये आपस में जितना आप उनको पास ला सकते हैं बस पास आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की बात करते हैं, उनका ये एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल, बस इससे ज़्यादा ये एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे। तो इनके दरमियान, इनके जो न्यूक्लियस के दरमियान जो रेडियस होगा उसको आप कहते हो वैन डर वाल रेडियस, यानी कि बहुत ज़्यादा आपस में दूर दूर होते हैं। अब बात यहाँ पे ये आती है कि ये वैन डर वाल जो रेडियस है ये यूज़ एप्लीकेबल कहाँ है, तो जो आपके पीरियोडिक टेबल में 8A ग्रुप एलिमेंट मौजूद है। 8 एलिमेंट जिनको हम कहते हैं नोबल गैसेस, जिन्हें हम कहते हैं नोबल गैसेस, या हम उन्हें कहते हैं इनर्ट गैसेस, आप इन्हें इनर्ट भी कहते हो, और इनके अलावा हम उनको ज़ीरो ग्रुप भी कहते हैं। ये सारे के सारे आपके 8 ग्रुप कहलाते हैं। तो ये जो वैन डर वाल रेडियस है ये इन नोबल गैसेस में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो आप उनको इनर्ट इसलिए कहते हो कि वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं, ठीक है, और रिएक्शन में बिल्कुल हिस्सा नहीं लेते हैं। तो यही रीज़न है कि जब उनके रेडियस आपस में जितने वो पास आ सकते हैं आप उनको पास ले आएंगे, लाइक हीलियम
हीलियम की एग्जांपल हम यहाँ पे ले लें, हीलियम है हमारे पास और हीलियम, तो इनके जो ऑर्बिटल्स हैं वो जितने करीब आ सकते हैं वो करीब आ जाएंगे, अब इससे ज़्यादा वो करीब नहीं आएंगे। अब इनके दरमियान जब आप रेडियस फाइंड करेंगे तो वो कौन सा होगा, वैन डर वाल रेडियस। ये एक एक्सेप्शनल आप एक एक्सिस में आप बात ये समझ सकते हैं कि वैन डर वाल रेडियस भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। उसी के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास जो रेडियस में मौजूद हैं, जो कि आपको गौर करने की ज़रूरत है, जिस पे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, आयोनिक रेडियस। यस, आयोनिक रेडियस बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको गौर से समझेंगे। पहले हमने समझा कोवलेंट, जिसमें शेल्स ओवरलैप कर जाते हैं और उनके दरमियान आप रेडियस देखेंगे। मेटालिक में बाउंड्रीज टच होती हैं, उसमें आप जो है वो कोवलेंट रेडियस को देखेंगे। एक हमने एक्स्ट्रा एक रेडियस को डिस्कस किया जो कि हमारा 8A ग्रुप से कंसर्न है, जिसको हम कहते हैं वैन डर वाल रेडियस। अब हम बात करने वाले हैं आयोनिक रेडियस की। आयोनिक मीन्स आयन्स, यानी आपके पास एक एटम है, उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा या उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा, ठीक है, उससे आयन बनते हैं। अब आयोनिक, जब आपके पास एक एटम आयोनिक फॉर्म में होगा तो उसके रेडियस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो आयन्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन। और जो हमारे पास आयोनिक रेडियस हमने डिस्कस किया, दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है हमारे पास। जब भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स की बात कर रहे होते हैं तो एक हमारे पास होता है कैटायोनिक और एक आपके पास होता है एनायोनिक रेडियस, ठीक है जी। कैटायन रेडियस की अगर हम बात करें, फर्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ आयोनिक रेडियस में हमारे पास है कैटायोनिक। कैटायोनिक रेडियस जिसे हम बात कर रहे होते हैं पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होते हैं, यानी पॉजिटिव कब, एक एटम पॉजिटिव कब होता है, जब वो एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल जाता है। मीन्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा किसी भी एक एटम से, न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा तो वो कैटायन बन जाएगा। सेकेंड हमारे पास टाइप इसकी आती है एनायोनिक रेडियस, यानी कि माइनस साइन है। अब यहाँ पे क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि किसी भी एक न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, एनायोनिक रेडियस। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। कैटायोनिक की अगर हम बात करें, कैटायोनिक रेडियस की जैसे हम बात करते हैं तो फॉर सपोज हमारे पास ये कोई भी एक इलेक्ट्रॉन एटम है, ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लॉस कर दिया। न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल से इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गिव आउट कर दिया है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और वन इलेक्ट्रॉन इसने रिमूव कर दिया है, तो उस पर साइन क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से एक रिमूव किया और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया है। अब ये फॉर सपोज मैं यहाँ पे इसको लिख दूँ, इधर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इसको हम कंसीडर करते हैं ये लिथियम है। लिथियम के आपके पास पता है एटॉमिक नंबर क्या होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। फर्स्ट शेल में कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 2, सेकंड शेल में कितने हैं, 1। तो ये इसने 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव कर दिया है, बाहर की तरफ निकाल दिया है। अब क्या होगा, जब ये रिमूव हो जाएगा तो ये शेल इसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अब मैंने आपको बताया था रेडियस जो है वो डिपेंड करता है शील्डिंग इफेक्ट पे, यानी कि उसमें जो वेरिएशंस आती हैं वो शील्डिंग इफेक्ट। अब पहले क्या था, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो अप्लाई हो रहा था आउटर मोस्ट शेल पे, ठीक है, और यहाँ पे एक शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट किया था इन इलेक्ट्रॉन्स ने, जो कि उसको अपनी तरफ खींचने के लिए न्यूक्लियस की पावर आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स के लिए कम पड़ गई थी, ठीक है, जिसकी वजह से वो उसको इतना ज़्यादा पुल नहीं कर पा रहा था, उसने लूज़ कर दिया इलेक्ट्रॉन। अब जैसे इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया है तो अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं, 2, प्रोटॉन कितने हैं, 3, प्रोटॉन हमारे पास हैं 3, इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं 2। तो अब 3 प्रोटॉन्स मिलके 2 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के खींच रहे हैं, तो वो यानी कि अट्रैक्शन डबल हो गई है, रिपल्जन कम हो गई है, रिपल्जन यहाँ पे कम हो गई है। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिपल्जन क्रिएट करते हैं क्योंकि सेम चार्जेस है ना, वो रिपेल ईच अदर, और जो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये अट्रैक्शन क्रिएट कर रही है टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन।
तो वो प्रोटॉन तो 3 है, सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो उनका क्लाउड है वो कम हो चुका है, लेकिन प्रोटॉन का क्लाउड अभी भी सेम है, तो उनकी अट्रैक्शन डबल होगी, रिपल्जन कम, जिसकी वजह से क्या होगा, रेडियस न्यूक्लियस की तरफ और जाएगा, यानी कि वो और ताकत से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच कर लेकर आएंगे, जिससे उनका रेडियस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी कैटायोनिक रेडियस की अगर हम बात करते हैं तो कैटायोनिक रेडियस के अंदर हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, कैटायोनिक में जो आपका रेडियस है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। कैटायोनिक में आपका रेडियस डिक्रीज होता है, क्यों, क्योंकि ड्यू टू द अट्रैक्शन डबल हो जाएगी, कैटायोनिक में रिपल्जन वहाँ पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब आयोनिक रेडियस के अंदर हम एक और दूसरी इसकी टाइप है जिसे हम कहते हैं एनायोनिक रेडियस। एनायोनिक रेडियस मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन होगा, इलेक्ट्रॉन गेन बाय एंड न्यूट्रल एटम, एक एटम है उसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया, फॉर सपोज हमारे पास ये न्यूट्रल एटम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को जो है वो गेन किया है और इसके पास क्या आ गई, माइनस की साइन आ गई। अब इसको हम फॉर सपोज ले रहे होते हैं, ये आपका क्लोरीन एटम है, ये कौन सा एटम है, क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, ठीक है जी, क्लोरीन के 17 फर्स्ट एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स, इसके आउटर मोस्ट शेल में जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, 1 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे ऐड होगा, इस आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। अब देखिए अब क्या होगा कि आप जितने टोटल 17 ही इसके पास इलेक्ट्रॉन थे, 17 ही इसके पास प्रोटॉन थे, इक्वल बैलेंस चार्ज बैलेंस था इसके पास, 17 पॉजिटिव और 17 नेगेटिव। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक नेगेटिव चार्ज को ऐड कर रहे हो, नेगेटिव चार्ज जैसे ही ऐड होगा इसके अंदर वो जो 8वां इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको अट्रैक्ट करने के लिए प्रोटॉन कोई मौजूद नहीं है जो कि उसको खींच के रखेगा, तो ये क्या करेगा, उस शेल के अंदर रिपल्जन क्रिएट करेगा, यानी कि अब वो अपनी मर्जी से उस शेल में रिवॉल्व करेगा, और क्योंकि उस अट्रैक्शन जो है वो जितनी इक्वल है, प्रोटॉन आपने इंक्रीज़ नहीं किए हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही इंक्रीज़ होते हैं, तो उससे क्या होगा, ये नया आने वाला इलेक्ट्रॉन जो कि उसको कोई अंदर अट्रैक्ट करने वाली स्पीशी उसके लिए मौजूद नहीं है, तो वो क्या क्रिएट करेगा, रिपल्जन क्रिएट करेगा। यहाँ पे एक और मैं बात बता दूँ, क्वेश्चन माइंड में आ रहा होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं एक शेल के अंदर, वो एक दूसरे को रिपेल क्यों नहीं करते, सेम चार्जेस हैं, माइनस साइन है सबके पास, सेम ऑर्बिटल में मौजूद है, फिर भी वो रिपल्जन नहीं कर रहे होते। आप क्या करते हो कि हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है वो कंबाइंड स्टेट में मतलब दो ऑर्बिटल में मौजूद होते हैं और वो 2 के सेट के साथ मौजूद होते हैं, और उनकी आप स्पिन क्या करते हो, चेंज करते हो, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये अपने अपने ऑर्बिटल में, ठीक है जी। अब आपने एक इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ पे ऐड कर दिया है जो कि अब उसके साथ कोई पेयर मौजूद नहीं है, और अब वो क्या करेगा, रिपल्जन क्रिएट करेगा। जैसे रिपल्जन क्रिएट करेगा, रिपल्जन में क्या होता है, धक्का लगना, तो क्या होगा, न्यूक्लियस जो आउटर मोस्ट शेल है वो रिपेल होगा और उसका साइज क्या होगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा ड्यू टू द रिपल्जन इंक्रीज हो रही है, अट्रैक्शन डिक्रीज, रिपल्जन इंक्रीज। इन द केस ऑफ आयोनिक रेडियस में क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी आपकी अट्रैक्शन, क्योंकि 17 प्रोटॉन है और अब इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, एक के एडिशन से वो 18, तो आपका जो रिपल्जन स्पीशी यानी कि इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज हो रहा है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं, जो रेडियस है आपका एनायोनिक के लिए वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू द रिपल्जन, और कैटायनिक में क्या हो रहा था, रेडियस डिक्रीज हो रहा था ड्यू टू अट्रैक्शन। रिपल्जन और अट्रैक्शन के रीज़न से जो है आपके आयनिक रेडियस को आप इजीली डिफाइन कर सकते हो। तो ये 3 टाइप थी एटॉमिक रेडियस की। अब बच्चों इसकी एक और स्पेशल टाइप, हमेशा मैं उसको कहती हूँ मोस्ट स्पेशल टाइप है, जिसपे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा होता है जो कि कंफ्यूज कर रहा है। ये तो हो गया जो इलेक्ट्रॉन गेन हुआ और इलेक्ट्रॉन को आपने लॉस करवा लिया। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर इसकी टाइप है जिसको हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक रेडियस।
अब आइसोइलेक्ट्रॉनिक रेडियस यानी कि इस तरह के कुछ एटम्स हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वो सेम आती है। फॉर एग्जांपल इस तरह के हमारे पास जो रेडियस मौजूद है इसमें मैं एग्जांपल लिख लेती हूँ। हमारे पास है फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन है -1, सोडियम +1 और मैग्नीशियम +2, ठीक है। अब फ्लोरीन जो है उसका एटॉमिक नंबर अगर आप देखो तो कितना है 9, एटॉमिक नंबर है 9 -1 मतलब इसने ले लिया तो एक 10 हो गया। सोडियम उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 +1 उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया तो उसका अब बाकी रिमेन इलेक्ट्रॉन 10। मैग्नीशियम की अगर हम बात करते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 12 होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, 2 है तो उसके पास भी 10। अब अगर आप देखते हैं आफ्टर द लूज एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दे हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 10 10 एंड 10। अब आप किस तरह से इनको बताएंगे कि किसका रेडियस छोटा है और किसका रेडियस बड़ा है। तो अब यहाँ पे आपने देखना है कि जिसका एटॉमिक साइज़ जितना बड़ा होगा, एटॉमिक साइज़ यानी कि उसका एटॉमिक साइज़ जितना बड़ा होगा तो उसका रेडियस उतना ही छोटा होगा। यानी हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखते हैं साइज़ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर, साइज़ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर अगर आप यहाँ पे चेक करते हो मैग्नीशियम का कितना है 12, यानी कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर सबसे बड़ा है तो उसका रेडियस सबसे छोटा होगा। और सबसे छोटा एटॉमिक रेडियस किसका है फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन का जो है वो एटॉमिक जो रेडियस है इसका रेडियस क्या होगा, आइसोइलेक्ट्रॉनिक रेडियस सबसे बड़ा होगा। तो हम इसकी सीक्वेंस बनाएं, अगर आप सीक्वेंस बनाएं तो किस तरह से बनाएंगे इसकी सीक्वेंस, तो इस तरह से बनेगी। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का रेडियस सबसे छोटा क्योंकि उसका एटॉमिक साइज़ जो है वो बड़ा है, और उसके बाद जो है हमारे पास उससे बड़ा है सोडियम का, सीक्वेंस में ही वैसे लिखे हुए थे ये, और सबसे जो बड़ा रेडियस होगा हमारे पास वो किसका होगा, फ्लोरीन का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको ये चीज़ आपने अभी आयोनिक रेडियस भी समझा है, ठीक है, तो उसमें भी देखो ना, मैंने कहा था कि जब आपके पास अट्रैक्शन होगी यानी कि पॉजिटिव चार्ज जिसका ज़्यादा होगा उधर जो है अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो मैग्नीशियम +2 यानी कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, अट्रैक्शन डबल, वहाँ पे तो एक दफ़ा अट्रैक्शन इंक्रीज़ हुई, एक दफ़ा और इंक्रीज़ हुई, अट्रैक्शन यहाँ पे डबल है, ठीक है। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, वो और उसको अट्रैक्ट करेगा आउटर मोशन इलेक्ट्रॉन को तो वो पास चला जाएगा तो रेडियस छोटा हो गया। सोडियम की बात करते हैं, 1 टाइम अट्रैक्शन है, इधर भी अट्रैक्शन है तो इसका भी रेडियस पास हो जाएगा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग इसका रेडियस फिर बड़ा होगा क्योंकि इसने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है। फ्लोरीन का रेडियस जो वो सबसे बड़ा है, क्यों, रिपल्जन इंक्रीज़ हुई है, -1 रिपल्जन इंक्रीज़ हुई है तो रेडाई साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। यानी कि इन सिंपल वर्ड आप कह दो कि जिसका पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उसका रेडियस कम होगा, जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा वो उसका रेडियस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। और अब मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग ट्रेंड और इसकी वेरिएशंस जो हैं एक्सेप्शनल केसेस में, कुछ एक्सपेक्टेड केसेस, उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप इसको अच्छी तरह से रिवाइज़ करें और रेडियस को समझने की कोशिश करें। अगर कुछ क्वेश्चन आपको माइंड में आ रहे हैं तो आप मुझे इनबॉक्स करके पूछ सकते हैं। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।